सो गुड इवनिंग टू ऑल। अभी हम करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। रात के 12:05 हुए हैं और अभी भी 50 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है लगातार जुड़े हुए हैं पिछले 2 घंटे से, और यही प्रयास आप सभी का जो है हमारे अंदर एनर्जी भरता है। यही हमारे एनर्जी का राज है। आज अभी जो हम लिटरेरी टर्म्स में एम.एच. अब्राहम को कर रहे हैं, बहुत डीपर लेवल पे कर रहे हैं, 1-लाइनर के माध्यम से। इससे ये भी हम चेक कर पा रहे हैं कि आप जो है प्रश्नों के एमसीक्यू रहेगा तब तो 4 में से एक ऑप्शन बता दोगे, प्रश्नों के जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और आज हमने जो लेटर लिए, आज हमने 5 लेटर लिए, GHIJK। चूंकि ये 5 लेटर्स में बहुत कम थे तो इसीलिए हमने इन सबको एक साथ ले लिया है। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, पहला आपका टर्म है जॉनर। ये इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है हिंदी में विधा। विधाएं कई प्रकार की होती हैं, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि ये जो जॉनर वर्ड है ये वास्तव में किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फ्रेंच ओरिजिन है इसका। बहुत कम लोग बता पाएंगे, ज्यादातर लोग कोई ग्रीक बताएगा, कोई लैटिन बताएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो गलत ही बताएंगे आप, है कि नहीं। लेकिन अब आप जब पढ़ लिए हैं तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है साहित्य का प्रकार, साहित्य का वर्ग। ठीक है, इट डिनोट्स टाइप या क्लासेस ऑफ लिटरेचर, टाइप्स या क्लासेस ऑफ लिटरेचर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप शुरुआती दौर में देखें, जब प्लेटो अरिस्टोटल के टाइम में, तो ये जो जॉनर है, जो लिटरेचर है, उसको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो उस समय केवल 3 प्रकार में डिवाइड किया गया था, लिरिक, एपिक एंड ड्रामा। लिरिक, एपिक एंड ड्रामा, ये 3 थे। ठीक है, एपिक को ही नरेटिव पोएम आप कह लीजिए। ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया था। बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इन विच वर्क डिड जेम्स जॉयस, वो कौन सा वर्क है जिसमें जेम्स जॉयस ने जो है क्या किया है, इसके लिए बात किया है, लिटरेरी क्लासिफिकेशन की बात की है। बताइए वो कौन सा वर्क है जहां पे बात किया है। तो ये है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ठीक है, ये वाला है। और इसके चैप्टर 5 में इन्होंने बात किया है। बहुत अच्छा, देखो सारी चीजें बहुत डीपर लेवल पे आप सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो 4 एंशिएंट जॉनर कौन से हैं जिनको नाम दिया गया था, जो आज की डेट में चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन है? एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सटायर। एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सटायर, ये 4 मुख्य रूप से हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे क्रिटिक हैं जो मिड 20th सेंचुरी में, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, यूनिकनेस ऑफ लिटरेरी वर्क, ईच लिटरेरी वर्क। ठीक है, तो ये क्रिटिक्स हैं, द न्यू क्रिटिक्स। ये न्यू क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पे बात की थी, नए प्रकार से जो है इन पे बात करना शुरू किया था। बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग को नहीं लग रहा है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है? आप लोग मैक्सिमम लोग इन क्वेश्चन को, जानर तो कोई पढ़ता ही नहीं है, जानरा। बताइए, कभी पढ़ते हैं आप लोग क्या? बहुत बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। मैं आपके लिए खोज कर ला रहा हूं उसमें से बेहतरीन पॉइंट्स, और ये आपको पढ़ के लग रहा है वो कितने महत्वपूर्ण हैं, लोग को पता ही नहीं है। आ जाए एग्जाम में तो हालत खराब हो जाए। तो ये बहुत अच्छे हैं और आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब एक ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने आर्केटाइपिकल थ्योरी दिया था, और उन्होंने क्या बोला कि जो 4 मेजर जॉनर्स हैं उनको 4 मेजर सीजन से कंपेयर किया। यानी ये चारों जॉनर्स को उन्होंने 4 प्रकार के मौसम से तुलना किया है। तो कौन है वो? नॉर्थरॉप फ्राय हैं, जिनका एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, 1957 में आया था, उन्होंने इस पे बात की है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऊपर के 6 क्वेश्चन थे जो आप सभी को जानना ही चाहिए। अब हम आते हैं ग्रोटेस्क, हाइकू, हार्लेम रेनेसा। बहुत सिंपल वर्ड है। व्हाट इज द इटालियन मीनिंग ऑफ ग्रोटेस्का? ग्रोटेस्का का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफ अ ग्रेटो।
ठीक है, ग्रोटो। ठीक है, अब ये भी देखो कौन सा एम्परर है जिसके गोल्डन हाउस को जब एक्सवेस किया, ठीक है, एक्सवेशन हुआ था, एक्सवेशन का मतलब खुदाई हुई थी, तो आपको डिस्कवरी मिला था ये न्यू स्टाइल जो ग्रोटेक्स स्टाइल है, ये उसी समय से आता है। ठीक है, तो ये बताइए कि वो कौन सा एम्परर है। तो एम्परर का नाम है नीरो, नीरो एम्परर का नाम है। ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन चूंकि ग्रोटेक्स में दिया था तो मैंने ले लिया था आपके लिए। आप इसको मत पढ़िएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद बता रहा हूं, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं कि छोड़ सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे दो राइटर हैं जो ये बहुत ही फेमसली एसोसिएटेड हैं ग्रोटेक्स जो स्टाइल है आर्ट एंड लिटरेचर में? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। वैसे एक भी क्वेश्चन में फालतू नहीं ला रहा हूं, लेकिन ये है कि आप करिए। तो यहाँ पे जो दो आथर हैं वो एक है कायस्कर एंड एक है मिखाइल बस्किन, ठीक है, भक्तिन। तो ये है, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो अब फिर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये आपसे लेवल से ऊपर का है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर अब 12 पे आते हैं। आगे देखिए, हमने कट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। हाउ मेनी सिलेबल्स आर टिपिकली इन अ ट्रेडिशनल जापानीज हाइकू? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ चुका है। बताइए हाइकू में कितने वो होते हैं, कितने सिलेबल्स होते हैं? तो 17 सिलेबल होते हैं। और फिर मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जो 17 सिलेबल होते हैं वो 3 लाइन में होते हैं, उनका क्या क्रम होता है? 5-7-5। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे एक और प्रश्न है कि बताइए, जो वैसे तो क्वेश्चन यही केवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब यहीं से कनेक्टेड है कि कौन सा एक मूवमेंट है, पोइटिक मूवमेंट, जो हाइकू से प्रभावित था? तो हाइकू से प्रभावित होने वाले मूवमेंट का नाम है इमेजिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बताइए जो हार्लेम रेनेसा है, ठीक है, ये किस ईयर में जो है प्रभावित किया इसने, किस ईयर में ये था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड से शुरू हुआ 1917 से लेके, और ये 1920 तक चला, यानी 1917 से लेके 1920 वाला पूरा साल, यानी 1930 तक आप कह सकते हैं ये चला था। ठीक है, 20s या 1930 तक। तो ये हार्लेम रेनेसा का समय है। और हार्लेम रेनेसा का जो सबसे बेहतरीन बुक माना जाता है, उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसको एलन लॉक ने वो किया था, एडिट किया था। इसका नाम है द न्यू निग्रो एंड इंटरप्रिटेशन, द न्यू निग्रो एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन है जिनका नाम है जोरा नील हडसन, इनका एक नावल है और ये बहुत ही लेट प्रोडक्ट माना जाता है हार्लेम रेनेसा का। इस नावल का नाम क्या है? तो इसका नाम है देयर आइज वर वाचिंग गॉड। बहुत ही बेहतरीन टाइटल लग रहा है ना आप लोग को, देयर आइज वर वाचिंग गॉड। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है मैं देखो खुद करा रहा हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं ये आपके यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। आप फिर चाहो तो ये क्वेश्चन जो है, आप सारे क्वेश्चन जो है ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दो आप। ठीक है, अंडर वो कर दे रहा हूं। अब ये इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट? हीरोइक कपलेट का राइम स्कीम क्या होता है? ए बी बी सी सी ये होता है। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री में हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम बताओ, बताओ नाम भैया, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। जाफरी चासर, इतना टाइम लग रहा है? जाफरी चासर ने दिया था, कौन सी बुक थी जब दिया था? कितनी बार बता चुका, डब्ल्यू जलांग पढ़ाया था तब भी बताया था। जल्दी बताओ कौन से पोएम में दिया था? द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन। बहुत अच्छा जी। विच पोएट इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ मेट्रिकल सिंटैक्टिकल एंड रिटोरिकल पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोज्ड हीरोइक कपलेट? क्लोज हीरोइक कपलेट का मास्टर कौन माना जाता है? तो अलेक्जेंडर पोप माने जाते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी से ड्राइडन नहीं भाई, क्लोज हीरोइक कपलेट आएगा हमेशा अलेक्जेंडर पोप। हीरोइक ट्रेजेडी जो है इसका डेफिनेशन क्या है? हीरोइक ट्रेजेडी से क्या समझते हैं आप? ऐसी ट्रेजेडी जिसका एंड जो है बहुत ही डिजास्टर में होता है। ठीक है और ज्यादातर जो हीरोइक ट्रेजेडीज हैं वो हीरोइक कपलेट में ही लिखे जाते थे। तो हीरोइक ड्रामा इन विच कॉन्फ्लिक्ट एंड्स इन डिजास्टर, लव एंड ऑनर मेन थीम होता है। बहुत अच्छा प्रियंका दुबे, लव एंड ऑनर
मेन थीम होता है हीरोइक कपलेट, हीरोइक ट्रेजेडी का। जॉन ड्राइडन का कौन सा प्ले है जो कि एडाप्टेशन है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा का? बहुत ही फेमस वर्क है, बताइए, नाम बताइए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल फॉर लव, याद रखिएगा। बहुत अच्छा। अब ये जो है सारा आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हो सकता है ना है, आने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेट के लेवल का है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन से तो मैंने ले लिए थे, आप इसे छोड़ दो ह्यूमनिज्म वाला। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर लो, हिम, हाइपरबली एंड आयरनी। ठीक है, जल्दी बताओ, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ द टर्म हिम? हिम का ओरिजिन बताओ कहां से हुआ है? एक क्वेश्चन कर लो इसका, पहला वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए भाई, ना एग्जाम में कोई बात नहीं, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन कर लो। पहला वाला क्वेश्चन समझो, वो ध्यान दे। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन सिर्फ आप जानकारी के लिए कर लें, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से जो है आप जो है मतलब क्षेत्र आते हैं, जैसे आप स्टडीज, यस्टिडिया, ह्यूमैनिटियाटिस जो आप बोलते हैं, मतलब ह्यूमनिज्म का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र को आप शामिल करेंगे? तो आप इसमें क्या शामिल करेंगे? ग्रामर शामिल करेंगे, रिटोरिक शामिल करेंगे, हिस्ट्री शामिल करेंगे, पोइट्री शामिल करेंगे एंड मॉरल फिलॉसफी शामिल करेंगे। इतना एमएच अब्राहम में दिया है, लेकिन ये आएगा नहीं, बस आपको बता दिया हूं और मैंने कट कर दिया। आंसर आपको सबका मिल जाएगा आपके भविष्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक मार्टिन लूथर, बताइए जो हिम है ये किस टर्म से लिया गया है? तो हिम लिया गया है हाइमन से, HYMNOS, ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। विच मार्टिन लूथर हिम इज संग बाय मोस्ट क्रिश्चियन डेनोमिनेशंस? बताइए, जो जितने भी क्रिश्चियंस के आप मानने वाले लोग हैं या उनके चर्चेज हैं, तो आप ये बताइए कि वो जो है मार्टिन लूथर का कौन सा हिम जो है उसको सब लोग गाते हैं? तो एक बहुत ही फेमस हिम है, अ माइटी फोर्ट्रेस इज अवर गॉड, अ माइटी फोर्ट्रेस इज अवर गॉड। ये बहुत ही फेमस हिम है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत कम संभावना है आने का, ठीक है, लेकिन आप जानिए। What is the Greek term for overshooting used in hyperbole? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरबली में आप जो ग्रीक टर्म, कौन सा ग्रीक टर्म है जो ओवरशूटिंग के लिए यूज होता है? ठीक है, तो हाइपरबली है। बहुत, ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब हो गया, एक्चुअली इन हाइपरबली पहले हो गया। तो ओवर शूटिंग के लिए जो टर्म है वो कौन यूज होता है? वो हाइपरबली यूज होता है। क्लियर है सभी को? तो इसका जवाब याद रखेंगे, हाइपरबली। हाइपरबली को ग्रीक में मतलब होता है ओवर शूटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रीक टर्म फॉर लिसनिंग? लिसनिंग के लिए जो है ग्रीक टर्म, ठीक है, क्या है? तो है आपका अंडर स्टेटमेंट। जवाब यहीं पे है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा जी। मियोसिस, बहुत अच्छा जी। तो यस, तो अब जो एग्जैक्टली ग्रीक वर्ड है वो क्या है? मियोसिस। क्या है जी? MEIOSIS, मियोसिस। तो याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ओवर शूटिंग के लिए हाइपरबली ही है, लेकिन लिसनिंग के लिए जो है हम यूज करते हैं मियोसिस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लाइटटस? ये लाइटटस क्या होता है, कौन बताएगा? तो ये क्या होता है, अगर एक लाइन में आपको बताना है तो आप बताएंगे द असर्शन ऑफ एन अफर्मेटिव बाय निगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी। यानी कोई चीज आप अफर्मेशन कैसे कर रहे हैं? उसके कॉन्ट्रेरी को निगेटिव करके। जैसे मैंने कहा कि आपको यह बोलना है कि रवि एक जो है ऑनेस्ट स्टूडेंट है, ऑनेस्ट लड़का है, ईमानदार लड़का है, तो आप इसको लाइटटस में कैसे बोलेंगे? रवि एक बेईमान लड़का नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है,
तो आपने कहा कि वह बुरा लड़का नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो अब समझ में आ रहा है, एकदम सभी को क्लियर है? यस। तो ये होता है, ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं वही है लाइटटस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लाइटटस बताइए, अंडर स्टेटमेंट का टाइप है कि हाइपरबली का टाइप है? हु विल टेल? हाइपरबली का टाइप है कि अंडर स्टेटमेंट का? तो ये अंडर स्टेटमेंट का ही टाइप है। ये क्यों याद रखना है आपको? देखो, हाइपरबली में क्या होता है, किसी चीज को खूब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। अंडर स्टेटमेंट में क्या होता है, किसी चीज को कम करके कहा जाता है। चीज बहुत बड़ी हुई है लेकिन आपने कहा बहुत सिंपल वे में बोलना है। हाँ ठीक है, मैंने ही किया। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति जो है उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने जो है, जैसे आप में से कोई है जिसने पूरे टीजीटी में टॉप कर दिया, और टॉप करने के बाद कोई आया, बहुत खुश है, सब लोग आ रहे हैं, अरे भाई तुमने टीजीटी में टॉप कर दिया, क्या बात है, क्या तुमने कर दिया? तो उसने कहा हाँ कर दिया। एकदम एक लाइन में सिंपल में बोलना है। ये अंडर स्टेटमेंट है। समझ गया आपकी? नहीं, जब कोई बहुत बड़ी चीज बहुत कम शब्दों में, ठीक है, छोटे में कहा जाए तो उसको अंडर स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जब इसी को किससे कहा जाए भाई, इस तरह से कहा, जैसे मान लीजिए किसी को आप कह रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा सही तरीका कहने का। लेकिन जब आप अंडर स्टेटमेंट में कहेंगे, लाइटटस में कहेंगे, तो कहेंगे कि वह जो है बेवकूफ नहीं है। तो बेवकूफ नहीं है यानी वो इंटेलिजेंट है भाई। हो गया मामला। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयरन कैरेक्टर इन ग्रीक कॉमेडी? ग्रीक कॉमेडी में आयरन कैरेक्टर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? तो आयरन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमेशा अंडर स्टेटमेंट में बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो जितना इंटेलिजेंट है उससे कम इंटेलिजेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, तो अंडर स्टेटमेंट यूज करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान दीजिए, आयरनी पे हम चलते हैं। आयरनी कई प्रकार के होते हैं, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, स्ट्रक्चरल आयरनी। तो ये वर्बल आयरनी क्या होता है भैया? वर्बल आयरनी कोई बताएगा भैया? वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जो बोलते हैं मतलब उसका हमारा एकदम अलग रहता है। मतलब जो हम बोलना चाहते, जो हम कहना चाहते, वो बोलते नहीं है, बोलते कुछ और हैं और कहना कुछ और चाहते। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। समझ में आ रहा है? हाँ, ये होता है वर्बल आयरनी। ठीक है। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, बिल्कुल। अब पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, एक तरह से बताओ ये आयरनी तो है। पुलिस स्टेशन जो सबको बचाता है उसी में चोरी हो गई। अब मुझे कोई बताएगा कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? हु विल टेल? ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ड्रामेटिक आयरनी। इसमें कोई ऐसी चीज, जैसे कोई घटना चल रही है, जैसे प्ले कोई चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है, जो घटना है उसके बारे में ऑडियंस को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो स्टेज पे कैरेक्टर है उसको नहीं पता है। यही होता है आपका ड्रामेटिक आयरनी। कैरेक्टर को नहीं पता, ऑडियंस को पता है। जैसे आप देखिए, जैसे लेडी मैकबेथ जो प्लान कर रही है कि वो कैसे किंग डंकन को मारना चाहती है, तो एज ए कैरेक्टर हम लोग को ऑडियंस के रूप में तो पता है भाई किंग डंकन की हत्या का प्लान चल रहा है, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे मैकडफ हो गए, बैंको हो गए, क्या उन लोग को पता है क्या किंग लियर की हत्या होने वाली है? तो नहीं पता है। ये सारी चीजें। हाँ हाँ, बहुत सही। जैसे ट्रायल सीन चल रहा है, तो ट्रायल सीन में हम सबको पता है कि जो वहां पे लड़का लड़ रहा है, जो वकील, वो कौन है? पोर्सिया है। लेकिन और किसी को नहीं पता है, बसेनियो और इन लोग को नहीं पता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है? बताओ भाई। चलिए जी, स्ट्रक्चरल आयरनी क्या होता है भाई? स्ट्रक्चरल आयरनी कैन एनीवन टेल? यस, जब कोई आथर जो है इस प्रकार से कोई स्टोरी बुनता है कि एक बार में वो डबल मीनिंग देता है।
ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल आयरनी कहलाता है। ठीक है, यस, बहुत से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी आपके लिए जो है बहुत है। अगर मैं पूछूं, चलो कर ही लेता हूं, स्टेबल एंड अनस्टेबल आयरनी के बीच, स्टेबल एंड अनस्टेबल आयरनी का एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आता। इसको दिया किसने था? वेन बूथ ने दिया था। तो ये जो आयरनी है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है स्टेबल एंड अनस्टेबल आयरनी के बीच में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये जानना चाहिए। जो आपका स्टेबल आयरनी होता है उसमें एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन जो अनस्टेबल आयरनी होता है उसमें एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। यही एक बेसिक सा अंतर है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ। स्टेबल आयरनी ऑफर्स अ फर्म ग्राउंड फॉर क्वालिफाइंग द सरफेस मीनिंग। ठीक है, लेकिन जो अनस्टेबल आयरनी होता है उसमें कोई फिक्स्ड स्टैंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब है, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आएगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत डीपर लेवल पे मत पढ़ने और जानने की कोशिश करिए। हु इज द ऑथर एसोसिएटेड विद कॉस्मिक आयरनी या आयरनी ऑफ द फेट? ये बताइए कौन सा ऐसा ऑथर है जो कॉस्मिक आयरनी या आयरनी ऑफ द फेट की बात करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस हार्डी। भूल गए क्या आप? थॉमस हार्डी जितने भी प्ले लिखते हैं और उनमें जो है आयरनी ऑफ फेट की बात करते हैं। आपको याद है जो हेंचर्ड है उसकी कहानी जब आप पढ़ते हैं, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ठीक है, तो आप उसमें देखिए उसके आयरनी ऑफ फेट ही तो दिखाया गया है। आप बताइए कौन सा ऐसा आथर है जिसने कॉन्सेप्ट दिया था रोमांटिक आयरनी का कॉन्सेप्ट? बताइए किस आथर ने दिया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम में, तो बहुत आप समझ लो। तो ये कौन है? फ्रेडरिक। इस आथर का नाम क्या है? देखते हैं कौन बता पा रहा है। एक वर्ड मैंने बता दिया है। इस आथर का नाम क्या है, कौन बताएगा? तो इसका नाम है फ्रेडरिक स्लेगल। फ्रेडरिक स्लेगल। ठीक है, SCHLEGEL, फ्रेडरिक स्लेगल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकाजम वर्ड जो है इसका एटिमोलॉजिकल यानी जो आपका जो शाब्दिक शब्द के आधार पे, जो ओरिजिन के आधार पे इसकी मीनिंग क्या होगा? तो कोई बता सकता है? ठीक है, अगर आप बता पाए, देखो ये ग्रीक वर्ड है सरकाजेन, वहां से आया हुआ है और इसका मतलब होता है टू टीयर फ्लेश, मांस को फाड़ना, टू टीयर फ्लेश। बहुत ही अच्छा ये है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, टू टीयर फ्लेश होता है ये। बहुत, ये भी खतरनाक है सरकाजम, ये भी आयरनी का एक प्रकार है। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाई। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ 2-3 क्वेश्चन ये भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये भी करते हुए चलते हैं। बताइए यहाँ पे ये जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है इमेजरी, इमेजरी जो है इसका यूज किया जाता है। इमेजरी का यूज क्यों करते हैं? तो इमेजरी का यूज हम करते हैं मेटाफर या सिमिली के व्हीकल के रूप में करते हैं, उसको सिग्निफाई करने के लिए करते हैं इमेजरी। ठीक है, एक तरह से मेटाफर या जो सिमिली है उसी का एक प्रकार है ये। ठीक है, उसको इमेजेस के माध्यम से हम करते हैं। हु रोट शेक्सपियर, ये बहुत ही फेमस एक वर्क है शेक्सपियर इमेजरी एंड व्हाट इट टेल्स अस। शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं उसमें जितनी भी इमेजरी यूज हुई है उस सारे इमेजरीज को दिखाने की कोशिश की गई है इस वर्क के द्वारा। उस राइटर का नाम बताइए। उस राइटर का नाम है कैरोलिन स्पर्गियन। नाम है कैरोलिन स्पर्गियन। ये आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस वर्क है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर का ये जो वर्क है इसको लिखा किसने है, या शेक्सपियर के वर्क में जो है इमेजरी को ढूंढने का काम किस क्रिटिक का है। तो नाम आप लोग को शायद पता ना हो तो आप अच्छी तरह से याद कर लो, कैरोलिन स्पर्गियन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट ईयर डिड द इमेजिस्ट मूवमेंट फ्लरिश? बताइए वो कौन सा ईयर है जब इमेजिस्ट मूवमेंट जो है फ्लरिश हुआ था? तो 1912 से लेकर 1917 का टाइमिंग है। व्हाट वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द इमेजिस्ट मूवमेंट? इमेजिस्ट मूवमेंट का पहला लीडर कौन है? तो एजरा पाउंड है, याद रखिएगा। और इनका कौन सा पोयम है जो इसका फेमस एग्जाम्पल माना जाता है? तो इसका फेमस एग्जाम्पल इनका एक पोयम है जिसका नाम है कि इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं।
इंटेंशनल फैलेसी की बात करते हैं, और भी कुछ बहुत मेन टर्म थे वो फटाफट करते हैं। किसने टर्म दिया था इंटेंशनल फैलेसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंटेंशनल फैलेसी का टर्म दिया था डब्ल्यू के विम्सार्ट एंड बर्ड्सली, ठीक है, मोनरो सी ब्रियर्ड्सली। तो ये याद रखिएगा, ये विम्सार्ट एंड ब्रियर्ड्सली ने दिया था। व्हाट डज द इंटेंशनल फैलेसी सिग्निफाई? इंटेंशनल फैलेसी से आप क्या समझते हैं? तो इंटेंशनल फैलेसी क्या है? ये एरर होता है इंटरप्रेटिंग एक वर्क को, जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड द टेक्स्ट। तो आप जो है रेफरेंस आउटसाइड द टेक्स्ट जाके देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ है भाई। तो इसको एक तरह से ये जजिंग का एरर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेक्टिव क्या होता है? इन्वेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेक्टिव क्या होता है? जब किसी पर्सन को आप आलोचना करते हैं और उसके लिए डेरोगेटरी एपिथेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट क्या होता है? कोई एडजेक्टिव होता है, कोई किसी के लिए कोई आप टाइटल देते हैं, ठीक है, जैसे आप जैसे उसके लिए जो है टाइटल दिया गया था वीरेंद्र सहवाग के लिए मुल्तान का सुल्तान, जब उन्होंने 300 रन बनाया। तो ये सब क्या, ये सब एपिथेट्स हैं। लेकिन जब एपिथेट निगेटिव सेंस में आपके लिए दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इन्वेक्टिव कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग याद रखेंगे कि नहीं आप लोग? जैसे आप लोग को याद हो तो ओथेलो में बहुत भयंकर भयंकर, जैसे थिक लिप्स बोला गया है। किसको लिए बोला गया है थिक लिप्स? ओथेलो के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इन्वेक्टिव हो गया। बारबरी हॉर्स, बहुत सही, ये इन्वेक्टिव हो गया। अब मोटू सेठ, कई लोग को बोला जाता है छोटे बच्चे जो मोटे होते हैं, मुझे याद में बचपन में मोटा था बहुत ज्यादा, तो मुझे सब बड़े अजीब अजीब से शब्द यूज करते थे। अब देखो मैं अपना हंसी उड़ा रहा हूँ, कोई मुझे कहता एक ऐसा नाम दे दिया, जब सुनता हूँ तो मुझे आज भी बहुत हंसी आती है। एक बच्चे ने मुझे नाम दिया था थल थल, वो कहता था थल थल, अब हम चल रहे थल थल बोल रहा है, अब हंस रहे। कोई गाना गाता था मोटू सेठ पलंग पे लेट मारा अद्धा फुट गया पेट, है तो मोटू सेठ कोई बोल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें भाई बोलते हैं सब। ये सब क्या है? ये सब इन्वेक्टिव है। हाँ, चलिए, हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट क्या है भैया? तो हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जो कि जिसमें आप जो है ना, ये नॉन सिक्वेंशियल टाइप का जो है ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो है ये कैसे अचीव किया जाता है? बहुत ढेर सारे लिंक आप इम्बेड कर दें उसमें टेक्स्ट में, और बहुत ढेर सारा रेफरेंसेस दूसरे दूसरे टेक्स्ट से आप उसमें लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से जो रीडिंग एक्सपीरियंस हो नॉन क्लियर टाइप की हो जाएगी, है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। समझ गए हाइपर टेक्स्ट का मतलब? जब आप अलग अलग टेक्स्ट से आप उसको कनेक्ट करें, रेफरेंस ऐड करें और लिंक वगैरह अलग अलग जगहों से लगाएं कि भैया इसमें ये चीजें आप कनेक्ट करें, तो वो हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट। जैसे आपको मैं अगर पढ़ाऊं और आपको जगह जगह से वहां पे बताऊं, देखो मैंने यहाँ सोर्स लिया, यहाँ सोर्स लिया है, सब उसमें डाल दूं, लिंक डाल दूं, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज आइवरी टावर? आइवरी टावर जो है इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका एक सॉन्ग है, एक बाइबल में सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, वहां से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आया है। और जर्मियाड क्या होता है? जर्मियाड एक प्रकार का जो है लिटरेरी टर्म है, ये भी एक तरह से बताइए इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तो एक ऐसी रचना होती है जहां पे ये क्या बताती है? ये पतन को दिखाती है। इसके लिए एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, अ लिटरेरी वर्क दैट अकाउंट्स फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ एन एरा। किसी एरा के, किसी पर्टिकुलर एरा के पतन को दिखाता है, ये उसके मिसफॉर्चून को दिखाता है, उसकी मिसफॉर्चून की कहानी बताता है। एज एन पेनाल्टी फॉर द सोशल मॉरल रॉन्ग डूइंग, यानी जो कुछ भी गलती हुई, उस सोसाइटी ने जो भी गलती की है, उस समाज ने जो गलती की है, तो उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में वो समाज बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये चीज दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पॉसिबिलिटी भी दिखाता है कि नहीं नहीं, अभी भी सुधार की गुंजाइश है, रिफॉर्म हो सकता है। तो एकदम क्लियर है, यानी किसी भी सोसाइटी के, किसी भी एरा के
पतन को, डिक्लाइन को, मिसफॉर्चून को, डीके को दिखाया जाता है किसके द्वारा? जर्मियाड के द्वारा। क्लियर है सभी को? और ये एक तरह से किस तरह का पोयम है? ये एक डिनंसिएटरी टाइप का पोयम है, मतलब आलोचनात्मक तरीके से, आलोचना के तरीके से ये गाया जाता है। तो आई होप कि मैंने बहुत डीपर लेवल पे आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, जाते जाते भी मैंने आपको बहुत कुछ इसमें बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये दो जो है आपको कर दे रहे हैं, इसको मत पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए अच्छा है वो, जो कि मैं आपको यहाँ पे कराना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन नंबर 23। मैं देख रहा हूँ कि ये हट पाएगा कि नहीं। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? एडिट करूँ? हट जाओ भाई ये लाइन। चलो, एक चीज, बस एक चीज अभी तुरंत भेज रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग। चलो, अब इसका मतलब देखो, देखते हैं कौन बता पा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ चला गया? रेनेसा ह्यूमनिज्म, जो रेनेसा ह्यूमनिज्म है उसने इम्पेसाइज किया था प्राइमेसी ऑफ विच ह्यूमन फैकल्टी। कौन सी ह्यूमन फैकल्टी है जिसको कहते हैं कि अगर ये वास्तव में मतलब ये होना चाहिए, इस पे विचार किया जाना चाहिए, इसके आधार पे हमें चलना चाहिए। तो ये बताइए कौन है भाई? रेनेसा ह्यूमनिज्म जो है किस चीज पे, कौन से ऐसी मेंटल फैकल्टी है जिस पे जोर देता है? ह्यूमन फैकल्टी। तो रीजन समझ रहे हैं? तर्क पे जोर देता है। किस पे जोर देता है? तर्क पे। समझ में आ रहा है? तो रीजन नोट करना है बस। तो भैया ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं। अब ये मत बोलना फिर कब मिलोगे, ठीक है? अब देखते हैं कब मिलते हैं भाई। तो उम्मीद है, गुड मॉर्निंग सभी को।